दोस्तों एजुकेशन आई स्पीसीज में आपका स्वागत है। आज हम संपूर्ण भारत का भूगोल को एक दृष्टि में देखने वाले हैं। ठीक है, कैसे देखेंगे? एआई की मदद से देखेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, मैं आपको इसके बाद एक्सप्लेन कर दूंगा चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, हमारे पास आज भारत के भूगोल से जुड़े कुछ कमाल के स्रोत हैं। सैटेलाइट इमेज हैं, कुछ भूवैज्ञानिक लेख और वीडियो ट्रांसक्रिप्ट्स भी। और हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि कौन सा पहाड़ कहाँ है, बल्कि ये समझना है कि भारत की जमीन, यहाँ के पहाड़, नदियां और समुद्र तट, ये सब मिलकर एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे बनाते हैं, जो यहाँ के मौसम से लेकर अर्थव्यवस्था तक और हमारी जिंदगी के हर पहलू को चलाता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम वाली बात बहुत अच्छी है, क्योंकि ये सब चीजें अलग अलग हैं ही नहीं। हर एक चीज दूसरी को प्रभावित करती है, एक विशाल आपस में जुड़ी हुई मशीन की तरह। तो चलिए इस मशीन का पहला पुर्जा देखते हैं। स्रोतों में एक बात पर बहुत जोर दिया गया है, भारत का लगभग चौकोर आकार, उत्तर से दक्षिण करीब 3200 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम लगभग 2900। ये सिर्फ नक्शे पे अच्छा दिखने के लिए तो नहीं है, है ना? इसका कोई गहरा मतलब है। इसका बहुत गहरा मतलब है। ये संतुलित आकार भारत को एक महाद्वीपीय विस्तार देता है, लेकिन साथ ही एक लंबी तटरेखा भी। इसका फायदा यह है कि देश का कोई भी हिस्सा समुद्र से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, जिससे व्यापार और जलवायु दोनों पर असर पड़ता है। अच्छा। और इसी संतुलन के अंदर जमीन का बंटवारा भी कमाल का है। हमारे पास लगभग 43% उपजाऊ मैदान है, जो करोड़ों लोगों का पेट भरते हैं। तो वहीं 28% पठार हैं, जो खनिजों का खजाना है, और बाकी हिस्से में पहाड़ और पहाड़ियां, ये नदियों और मौसम की दिशा तय करते हैं। ये एक परफेक्ट मिश्रण जैसा है। और इस मिश्रण की शुरुआत होती है उत्तर में खड़े दुनिया के सबसे बड़े पहरेदार से, हिमालय। स्रोतों में इसके बनने की कहानी किसी फिल्म की तरह है। करोड़ों साल पहले जहां आज माउंट एवरेस्ट है, वहां टेथिस नाम का एक समुद्र लहराता था। एक समुद्र की जगह पहाड़ कैसे बन गया, ये सोचना ही अजीब है। ये पृथ्वी के इतिहास की सबसे जबरदस्त घटनाओं में से एक है। सोचिए, भारतीय प्लेट जो कभी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के साथ गोंडवाना लैंड का हिस्सा थी, हाँ, गोंडवाना लैंड, वो एक विशाल जहाज की तरह उत्तर की ओर तैर रही थी। और फिर लगभग 5 करोड़ साल पहले इसकी टक्कर हुई यूरेशियन प्लेट से। ये कोई छोटी मोटी टक्कर तो नहीं होगी? बिल्कुल नहीं, ये इतिहास की सबसे धीमी पर सबसे ताकतवर टक्कर थी। इस टक्कर से दोनों प्लेटों के बीच में जो टेथिस सागर था, उसकी तलछट मतलब मिट्टी और पत्थर किसी कागज की तरह मुड़ने और सिकुड़ने लगी। यही मुड़ा हुआ मलबा ऊपर उठता गया और हिमालय बन गया। इसीलिए इसे नवीनतम मोड़दार पर्वत या यंग फोल्डेड माउंटेन कहते हैं। यंग इसलिए क्योंकि भूवैज्ञानिक नजरिए से ये अभी बच्चा है। एक मिनट, अगर ये टक्कर आज भी धीमी गति से जारी है, जैसा कि स्रोत बताते हैं, तो इसका मतलब हिमालय की ऊंचाई आज भी बढ़ रही है। क्या हम कह सकते हैं कि हमारे जीवन काल में भी माउंट एवरेस्ट कुछ सेंटीमीटर ऊंचा हो गया होगा? हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। ये प्रक्रिया आज भी चल रही है, हर साल कुछ मिलीमीटर की दर से। इसीलिए ये पूरा क्षेत्र भूकंप के लिहाज से इतना संवेदनशील है। ये पहाड़ शांत नहीं है, ये जिंदा है और अभी भी आकार ले रहे हैं। वाह, तो हिमालय ने सिर्फ एक राजनीतिक सीमा नहीं बनाई, उसने भारत को एक ऐसा तोहफा दिया जिसने यहाँ की पूरी तकदीर लिख दी। उत्तर भारत के विशाल मैदान, एकदम। हिमालय से 3 बड़ी नदी प्रणालियां निकली, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। लाखों सालों तक ये नदियां पहाड़ों से बेशकीमती मिट्टी, जिसे जलोढ़ या एलुवियम कहते हैं, बहाकर लाती रहीं और उस विशाल गड्ढे में जमा करती गईं, जो हिमालय के बनने से बना था। इसी प्रक्रिया से बना उत्तर भारत का मैदान। ये सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा जलोढ़ मैदान नहीं है, बल्कि भारत की तकदीर लिखने वाली जमीन है। तकदीर लिखने वाली जमीन, ये बहुत पावरफुल बात है। सोचिए, हजारों सालों से यही उपजाऊ मिट्टी बड़े बड़े साम्राज्यों का केंद्र रही है, भारत का ब्रेड बास्केट बनी, और आज भी देश की सबसे घनी आबादी इसी मैदान पे रहती है। सब कुछ हिमालय से आई इस मिट्टी से शुरू हुआ। तो क्या ये पूरा मैदानी इलाका एक जैसा ही उपजाऊ है, या इसमें भी कोई भिन्नता है, जैसा कि स्रोतों में भाबर, तराई, बांगर और खादर का जिक्र है? बहुत अच्छा सवाल है। ये बिल्कुल एक जैसा नहीं है। नदी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, वो 4 अलग अलग तरह की जमीन बनाती है।
इसे ऐसे समझिए कि जब नदी पूरे जोश में पहाड़ से उतरती है तो अपने साथ लाए बड़े बड़े पत्थर और कंकड़ वहीं पटक देती है। ये है भाभर, एक ऐसा इलाका जहां नदी अक्सर पत्थरों के नीचे गायब हो जाती है। अच्छा, तो यहाँ खेती करना मुश्किल होगा। लगभग नामुमकिन। लेकिन फिर थोड़ी दूर जाकर जब जमीन समतल होती है तो यही पानी वापस सतह पर आ जाता है और पूरे इलाके को दलदली और नम बना देता है। ये तराई है। घने जंगल और वन्य जीवों के लिए ये स्वर्ग है। जैसे दुधवा और कॉर्बेट नेशनल पार्क यही है। और बांदर बॉर्डर हादर, ये नाम तो बहुत सुने हैं। बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी का ऊंचा इलाका है जहां नदी का बाढ़ का पानी अब नहीं पहुंचता। ये उपजाऊ है लेकिन खादर जितना नहीं। खादर नदी के ठीक पास वाला निचला इलाका है जहां हर साल बाढ़ आती है और मिट्टी की एक नई ताजा परत बिछा जाती है। ये प्राकृतिक खाद की तरह है जो इसे भारत का सबसे उपजाऊ क्षेत्र बनाती है। पंजाब से लेकर पश्चिम बंगाल तक हमारी ज्यादातर खेती इसी खादर मिट्टी पर निर्भर है। तो हिमालय ने सिर्फ जमीन ही नहीं बनाई बल्कि भारत के मौसम की चाबी भी अपने पास रखी है। स्रोतों में कर्क रेखा और मानसून का जो जिक्र है, वो कहानी भी हिमालय के बिना अधूरी है। ये रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के लगभग बीच से गुजरती है। ये कैसे काम करता है? ये बहुत दिलचस्प है। कर्क रेखा एक तरह से भारत का क्लाइमेट स्विच है। जून के महीने में सूरज सीधा इसी रेखा पर चमकता है। नतीजा, भारत की जमीन, खासकर उत्तर पश्चिम का इलाका भट्टी की तरह तप जाता है। जब जमीन इतनी गर्म होती है तो उसके ऊपर की हवा भी गर्म होकर हल्की हो जाती है और ऊपर उठ जाती है। हाँ, इससे वहां हवा का दबाव बहुत कम हो जाता है, जिसे हम निम्न वायुदाब या लो प्रेशर कहते हैं। तो मतलब ये कम दबाव का क्षेत्र एक विशाल वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता है। हाँ, ये एक बेहतरीन एनालॉजी है। हाँ, ये एक विशाल वैक्यूम क्लीनर ही है जो हजारों किलोमीटर दूर ठंडे समुद्रों के ऊपर से नमी से लदी हवा को अपनी ओर खींचता है। हवा का सीधा नियम है, वो हमेशा ज्यादा दबाव से कम दबाव की ओर भागती है। उस समय समुद्र ठंडे होते हैं, इसलिए वहां हाई प्रेशर होता है। तो ये नमी वाली हवाएं दक्षिण पश्चिम से भारत की जमीन की ओर दौड़ पड़ती हैं और यही दक्षिण पश्चिम मानसून है। और हिमालय का इसमें क्या रोल है? हिमालय एक विशाल दीवार की तरह काम करता है। ये इन मानसूनी हवाओं को रोक लेता है और उन्हें ऊपर उठने पर मजबूर करता है। जैसे ही ये हवाएं ऊपर उठती हैं, वे ठंडी होती हैं और अपनी सारी नमी बारिश के रूप में भारत के मैदानों पर बरसा देती हैं। अगर हिमालय नहीं होता तो ये बादल सीधे मध्य एशिया की तरफ निकल जाते और उत्तर भारत शायद एक बड़ा रेगिस्तान होता। कमाल है, यानी हिमालय पहाड़ भी बनाता है, मैदान भी बनाता है और फिर उन मैदानों को सींचने के लिए बारिश भी करवाता है। सब कुछ जुड़ा हुआ है। स्रोतों में एक मजेदार तथ्य भी था कि माही नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। जी, ये एक दिलचस्प भौगोलिक तथ्य है। तो उत्तर भारत की कहानी नदियों और उनकी लाई नई मिट्टी की है। लेकिन ये नदियां जिस प्राचीन भूभाग के ऊपर से बहती हैं, वो पठार अपने आप में एक अलग दुनिया है। स्रोतों के मुताबिक यही भारत का असली सबसे पुराना हिस्सा है ना? प्रायद्वीपीय पठार उसी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है जो करोड़ों साल पहले मौजूद था। ये पृथ्वी की सबसे पुरानी और सबसे स्थिर जमीनों में से एक है। इसीलिए यहाँ हिमालय की तरह ऊंचे पहाड़ या गहरे भूकंप नहीं आते। लेकिन जो चीज इसे खास बनाती है वो इसकी कोख में छिपा खजाना है। खनिजों का खजाना, खासकर छोटा नागपुर का पठार जिसे स्रोतों में भारत का रूर कहा गया है। ये रूर क्या है? रूर जर्मनी का एक इलाका है जो अपने कोयले और स्टील उद्योग के लिए मशहूर है। छोटा नागपुर पठार की भी यही कहानी है। ये भारत का औद्योगिक दिल है। यहाँ कोयला, लौह अयस्क, मैंगनीज, बॉक्साइट, अभ्रक, यूरेनियम, आप नाम लीजिए और वो खनिज यहाँ मौजूद है। देश के बड़े बड़े स्टील प्लांट जैसे जमशेदपुर, बोकारो, राउरकेला सब इसी पठार पर या इसके आसपास है क्योंकि उन्हें कच्चा माल यहीं से मिलता है। जादू घोड़ा की यूरेनियम खदानें हों या कोडारमा की अभ्रक खदानें, सब यहीं है। और इसी पुराने सख्त पठार के दोनों किनारों पर हैं भारत के 2 अलग अलग स्वभाव वाले समुद्र तट, पश्चिमी तट और पूर्वी तट। नई सैटेलाइट तकनीक के हिसाब से द्वीपों को मिलाकर भारत की तटरेखा अब लगभग 12,000 किलोमीटर लंबी है। पर ये दोनों तट इतने अलग क्यों हैं? इसका राज पठार के झुकाव में छिपा है।
ये पूरा प्रायद्वीपीय पठार पश्चिम में ऊंचा है और पूर्व की ओर धीरे धीरे झुकता है। इसी वजह से पश्चिमी घाट एक सीधी, ऊंची और लगातार दीवार की तरह खड़े हैं। तो इस दीवार जैसे घाट का असर क्या होता है? असर ये होता है कि यहाँ से जो नदियां निकलती हैं, जैसे नर्मदा और तापी, उन्हें अरब सागर तक पहुंचने के लिए ज्यादा रास्ता नहीं मिलता। वे तेजी से ढलान पर बहती हैं। तो ये नदियां समुद्र में मिलने से पहले फैलकर डेल्टा नहीं बनाती, बल्कि एक गहरी घाटी या एस्चुरी बनाती हैं। सोचिए, जैसे कोई तेज धार वाली पाइप सीधे समुद्र में खुल रही हो। इसी कटी-फटी और गहरी तटरेखा की वजह से यहाँ मुंबई, कोची और कांडला जैसे बेहतरीन प्राकृतिक बंदरगाह बन पाए। और पूर्वी तट इसका ठीक उल्टा है। ठीक उल्टा। पठार का झुकाव पूर्व की तरफ है, तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी बड़ी नदियों को बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने के लिए एक लंबा सपाट रास्ता मिलता है। वे धीरे धीरे बहती हैं और अपने साथ लाई करोड़ों टन मिट्टी को समुद्र में मिलने से पहले जमा कर देती हैं। इससे विशाल उपजाऊ डेल्टा बनते हैं। यही वजह है कि पूर्वी तटीय मैदान ज्यादा चौड़ा है और चावल की खेती के लिए देश का धान का कटोरा कहलाता है। यहाँ प्राकृतिक बंदरगाह कम है, इसलिए ज्यादातर बंदरगाह जैसे चेन्नई या विशाखापत्तनम वो कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं। ये तो जबरदस्त है कि एक पठार का जरा सा झुकाव ये तय करता है कि देश के एक हिस्से में व्यापार और बंदरगाह होंगे और दूसरे हिस्से में खेतीबाड़ी। अब मुख्य भूमि से थोड़ा दूर चलते हैं। भारत की कहानी द्वीपों के बिना अधूरी है। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार और अरब सागर में लक्षद्वीप। स्रोत कहते हैं कि ये दोनों देखने में भले ही द्वीप हों, पर इनके बनने की कहानी जमीन आसमान जैसी है। बहुत बड़ा अंतर है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह असल में कोई अलग द्वीप नहीं है, बल्कि समुद्र के नीचे डूबी हुई एक विशाल पर्वत श्रृंखला की चोटियां हैं। ये वही श्रृंखला है जो म्यांमार से शुरू होकर हिमालय का ही एक विस्तार है। इसीलिए यहाँ की जमीन पहाड़ी है और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप भी यहीं पर है। और लक्षद्वीप? लक्षद्वीप की कहानी बिल्कुल अलग और बहुत नाजुक है। इन द्वीपों का निर्माण प्रवाल या कोरल से हुआ है। कोरल छोटे छोटे समुद्री जीव होते हैं जो लाखों करोड़ों की संख्या में एक साथ रहते हैं और मरते हैं। उनके कैल्शियम कार्बोनेट के कंकाल एक के ऊपर एक जमा होते जाते हैं और हजारों सालों में ये चट्टानें यानी प्रवाल भित्तियां पानी की सतह तक आ जाती हैं और द्वीप बन जाते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत लेकिन उतने ही संवेदनशील इकोसिस्टम है। एक ज्वालामुखी की चोटी और दूसरा समुद्री जीवों के कंकालों का ढेर। विविधता की कोई सीमा ही नहीं है। और अंत में एक और चरम सीमा पे चलते हैं, मरुस्थल। थार रेगिस्तान के बारे में एक तथ्य पढ़कर मैं हैरान रह गया कि यह दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है। जी हाँ, ये सच है। यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर औसतन 83 लोग रहते हैं, जो किसी भी और रेगिस्तान से कहीं ज्यादा है। जब हम रेगिस्तान के बारे में सोचते हैं तो सहारा की खाली तस्वीरें दिमाग में आती हैं, लेकिन यहाँ तो एक पूरा समाज, एक पूरी संस्कृति है जो उस रेत के साथ जीना सीख गई है। और इंदिरा गांधी नहर ने तो इस इलाके के एक बड़े हिस्से की तस्वीर ही बदल दी है, जहाँ अब खेती भी होती है। और दूसरी तरफ लद्दाख का ठंडा रेगिस्तान भी है। सही कहा, ये भारत की भौगोलिक विविधता का शिखर है। एक गर्म रेगिस्तान तो दूसरा बर्फीला। लद्दाख ठंडा और सूखा इसलिए है क्योंकि ये हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। मतलब मॉनसून की हवाएं हिमालय की ऊंची चोटियों को पार ही नहीं कर पाती और अपनी सारी नमी दक्षिण में ही बरसा देती है। पहाड़ के दूसरी तरफ यानी लद्दाख में सिर्फ सूखी हवा पहुंचती है। एक बार फिर हिमालय ही यहाँ के मौसम को नियंत्रित कर रहा है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो ये साफ है कि भारत का भूगोल सिर्फ नक्शे पर बनी लकीरें नहीं है, ये एक जिंदा धड़कता हुआ सिस्टम है। हिमालय नदियों को जन्म देता है, नदियां मैदान बनाती हैं, मैदान करोड़ों का पेट भरते हैं और कर्क रेखा पर सूरज की स्थिति पूरे देश के लिए जीवन देने वाले मॉनसून को न्योता भेजती है। तो दोस्तों, आपने एआई की वॉइस सुनी है। आइए आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ आया होगा, अगर नहीं भी आया तो मैं पूरा कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो देखते हैं। अब मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे से, क्या पता कई लोगों को ना भी समझ आया हो। ठीक है, तो अब चिंता नहीं, हो जाएगा, डोंट वरी। तो एक दृष्टि में भूगोल को देखना है हमें। ठीक है, संपूर्ण भूगोल एक दृष्टि में। ये अभी हम मान लीजिए कि अभी एक नज़र में देख रहे हैं। ठीक है, बाकी जो टॉपिक हैं इनके हम
अच्छे से बाद में हर एक टॉपिक पे कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम स्थिति और आकार की बात कर लें, ठीक है, तो ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है। ये कर्क रेखा बीच से काटती है, ठीक है। और इसकी अगर बात करें पूर्व से पश्चिम की, तो इसकी जो लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर की। अगर ही उत्तर से पश्चिम से दक्षिण की बात करें तो 2933 किलोमीटर है, ठीक है। और माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है, 2 बार काटती है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखेंगे माही नदी को, ठीक है। ये कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस काटती है। अगर गोलार्ध स्थिति को देख लें तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध के जो उत्तरी गोलार्ध है वो 8.9 नॉर्थ डिग्री से लेके 37.6 डिग्री नॉर्थ तक फैला हुआ है। वही आकार की बात करें तो विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश के रूप में देखा जाता है भारत, और ये पूरे ग्लोब का 2.4% भाग कवर करता है, ठीक है। मान लीजिए पृथ्वी है और इस पृथ्वी में से जो 2.4% भाग है वो भारत के पास है। उत्तर और दक्षिण और पूर्व पश्चिम में विस्तार लगभग इसका समान देखा जाता है, ठीक है। अगर नवीनतम आंकड़े देखें 2025 के अनुसार तो ये नई सैटेलाइट तकनीक के अनुसार कुल तटीय जो लंबाई है इसकी वो 11,998.81 किलोमीटर है, ठीक है। तटीय लंबाई कौन सी हो गया, या गुजरात से लेके यहाँ पे आपका पश्चिम बंगाल तक जो है ये आपका तटीय क्षेत्र है भारत का। तो इसकी लंबाई कितनी 11,998.81 किलोमीटर, यानी मोटा मोटा 12,000 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आगे। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र की बात कर लें, ठीक है। जो पर्वतीय क्षेत्र है भारत का, क्योंकि ये मेन सबसे भूमिका निभाता है, आपने अभी सुना भी होगा इसमें एआई की मदद से कि जो ये है ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है भारत के निर्माण में हर एक चीज़ में। तो ये इसका निर्माण कैसे होता है, तटीय सागर आप के मलबे से प्लेट वितरण की तकनीक के टकराव से निर्मित होता है, और ये फोल्डेड माउंटेन यानी नवीन वलित पर्वत के रूप में इसको जानते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी की बात करें K2 जो कि लद्दाख में है, ये ट्रांस हिमालय का क्षेत्र आ जाता है। वृहद हिमालय माउंट एवरेस्ट जो कि कंचनजंगा के क्षेत्र में आता है। मध्य हिमालय पीर पंजाल वाला रेंज और धौलाधार वाला जो क्षेत्र है उसमें आ जाता है। और शिवालिक की बात कर लें तो ये जो मैदानी इलाका है वो शिवालिक में आ जाता है। इसकी प्रमुख श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं तो हमने भी देखा है यहाँ पे, ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, ठीक है। तो इनको हम अच्छे से हर एक टॉपिक पे कवर करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम एक नज़र में देख रहे हैं। अगर बात करें तो उमालिंग लादर्रा दुनिया का सबसे ऊंचा मोटर योग्य सड़क है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो उमालिंग लादर्रा है यहाँ पे आपका जो गाड़ियाँ हैं वहाँ जा सकती हैं। लगभग 5800 मीटर का देखने को मिलता है। उत्तर का विशाल मैदान की बात कर रहे हैं जैसे कि थार मरुस्थल, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो ये कुछ मिट्टियाँ देख लेते हैं। भाभर एक हो गई, तराई में, और बांगर और खादर, ठीक है। इन सबको हम एक एक को अच्छे से कवर करेंगे, लेकिन हम एक नज़र में देख रहे हैं, ठीक है। तो हम सबको एक साथ देखेंगे। कंकड़ पत्थर वाला जो क्षेत्र होता है वो आपका भाभर क्षेत्र में आता है। यहाँ पे कृषि नहीं होती है, ठीक है। जीव जंतु बहुत कम ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। तराई वाले क्षेत्र में दलदली वन क्षेत्र वाला आता है, जैसे कि आपका मैग्रो वन वाला क्षेत्र, जो मैग्रो वन है वो वहाँ पे देखने को मिलता है। बांगर पुरानी जड़ों मिट्टी होती है, यहाँ पे कृषि वगैरह करने के लिए बेस्ट माना जाता है। और जो खादर होती है जो नई जलोढ़ और सर्वाधिक उपजाऊ मानी जाती है, और यहाँ पे अधिकतर बाढ़ भी देखने को एक बार मिल जाता है, ठीक है। ये आपका लूनी नदी है और ये कच्छ का रण है, ठीक है। तो लूनी नदी थार मरुस्थल विश्व का सर्वाधिक घनत्व वाला व्यक्ति सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है, जिसमें 83 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर पे देखने को मिल जाएगा। अब भारत के खनिज की बात कर लें, ठीक है, जो कि प्रायद्वीप पठार में देखने को मिलता है। छोटा नागपुर पठार, यहाँ पे इसको भारत का रोड भी जानते हैं, और यहाँ पे कोयला और लोहे के भंडार देखने को मिलते हैं। ये आपका पूर्वी घाट है, ठीक है। यहाँ पे अनाईमुड़ी जो कि दक्षिण की सर्वोच्च चोटी के रूप में देखने को मिलता है। पश्चिमी घाट ये भी आप सब जानते हैं, ये पूरा क्षेत्र आपका पश्चिमी घाट आ जाता है। कुछ सतत श्रृंखला यूनेस्को हॉटस्पॉट के रूप में भी इसे चिन्हित किया जा चुका है, ठीक है। कंपैरिजन देखें तो तटीय मैदान और द्वीप समूह में पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न कोस्ट और पूर्वी तट यानी ईस्टर्न कोस्ट, तो ये क्या होता है जलमग्न होता है, ठीक है। यहाँ पर मतलब बाढ़ वगैरह रहती है पश्चिमी घाट में। एस्चुरी यानी स्टूरीज इंडस्ट्रीज, ठीक है, इंडस्ट्री यहाँ पे देखने को मिल जाती है। प्राकृतिक बंदरगाह
जैसे कांडला, मुंबई, ये सबको पश्चिमी तट वाले क्षेत्र पे देखने को मिलता है। पूर्वी तट यानी पूर्वी घाट में उभरता हुआ ये अभी मतलब विकसित हो रहा है, ठीक है। और ये डेल्टा यहाँ पे काफ़ी मिलते हैं देखने को, लेगून और जो चिल्का लेक है यहीं पे आपको देखने को मिलती है। अगर बात करें अंडमान और निकोबार द्वीप की, ठीक है, तो जो लक्षद्वीप है अंडमान और निकोबार द्वीप में, इसमें ज्वालामुखी उत्पन्न होता है और यहाँ पर जो बैरन द्वीप समूह है जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है यहीं पे है। और जो 10 डिग्री चैनल है ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी यहीं पे मौजूद है। कहाँ पे है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, ठीक है। 10 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप की बात कर लें तो ये प्रवाल यानी से उत्पन्न हुआ है, यानी जो कि कोरल होता है, ठीक है, उससे ये उत्पन्न हुआ है। माजुली ब्रह्मपुत्र नदी के स्थिति विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप के रूप में देखा जा सकता है। हिमालय आपात तंत्र की बात कर लें, ये सदा नीरा नदियाँ यहाँ पे देखने को मिलती हैं। जैसे ये आपका देवप्रयाग है, आप सब जानते हैं उत्तराखंड में देवप्रयाग है, ठीक है। तो यहाँ से विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग ये अलकनंदा में जाके मिलते हैं, और अलकनंदा से फिर भागीरथी मिलते हैं, और फिर ये देवप्रयाग में आके फिर आपके यहाँ पे गंगा में यहाँ मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सिंधु रिवर है, ये आपका गंगा है, और ये जो गंगा रिवर है ये काफ़ी लंबी भारत में है, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्षेत्र इसका उत्तर प्रदेश में आपका देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसके साथ सिंधु जल समझौता हुआ था। भारत का अधिकार है वो पूर्वी नदियों यानी रावी, ब्यास, सतलुज पर हुआ था, ठीक है, जो पाकिस्तान से समझौता हुआ था 1960 में, ठीक है। तो इसी को लेके हुआ था। प्रायद्वीपीय आबहवा तंत्र की बात कर लें, यानी जो मौसमी नदियाँ हैं, ठीक है, जैसे कि ये हमने भी देखा पूर्वी घाट में, ठीक है, ये डेल्टा बनाती हैं, और ये पश्चिमी घाट में आपका ये जो बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ और बहुत सारे जो पोर्ट्स देखने को मिलते हैं वो यहीं आपको देखने को मिल जाते हैं। नर्मदा और तापी भ्रंश घाटी में बहती हैं और डेल्टा नहीं बनाती, ठीक है। ध्यान रखेंगे नर्मदा और ताप्ती रिवर, ठीक है, नर्मदा और ताप्ती रिवर ये भ्रंश घाटी में बैठती हैं, ये रही ताप्ती और ये रही नर्मदा। तो और जो जितनी भी नदियाँ हैं, महानदी हो गई, कृष्णा रिवर हो गई, ठीक है, कावेरी हो गई, ये सब डेल्टा बनाती है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा आता है आपसे कि नर्मदा और ताप्ती भी क्या डेल्टा बनाती हैं, तो ये नहीं बनाती हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। भारत की जलवायु की बात कर लें, उष्णकटिबंधीय मानसून यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। देखिए मानसून जब आता है तो ये इस एरिया से आता है, ठीक है, यानी साउथ अफ्रीका साइड से आता है, और फिर ये डायरेक्ट आके फिर यहाँ पे सीधा इधर इस पे टकराता है, यहाँ पे टकराता है, फिर ऐसे से आकर के ये धीरे धीरे आगे बढ़ता है, ठीक है। और फिर यहाँ से ये जो हिमालय है, हिमालय की वजह से ये फिर लौट के इधर ही आ जाता है, ठीक है, फिर इधर ही आ जाता है। तो आपने देखा होगा कई बार जो केरल या साउथ इंडिया का क्षेत्र है वहाँ पर अधिकतर बारिश देखने को मिलती है, ठीक है, यही एक रीजन है, ठीक है। और सबसे माशीराम में विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान देखने को मिलता है, ठीक है। दक्षिण पश्चिमी मानसून लगभग जून से सितंबर तक दिखता है, और ये 80% वर्षा यहीं पे ही हो जाती है, ठीक है। 80% वर्षा इसी में जून से सितंबर में देखने को मिल जाती है। और ये देखेंगे मासी जो राम है ये मेघालय में है, ठीक है। अगर पूछे मासीराम कहाँ है तो मेघालय यहाँ पे है, ठीक है, तो मेघालय में है, यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलती है। अगर इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो गर्म ऋतु में भूमि पर निम्न वायुदाब यानी लो प्रेशर का निर्माण होता है, और पश्चिमी विक्षोभ जो होता है तो उत्तर भारत में सर्दियों की वर्षा रबी फसल के लिए काफ़ी लाभदायक देखने को मिलती है। मृदा संसाधनों की बात कर लें, ठीक है, और कृषि की, तो देखिए फसल ऋतु चक्र की बात करें तो रबी में गेहूँ, चना, सरसों यहाँ पे होता है, और जायद में तरबूज और सब्जियाँ देखने को मिल जाती हैं, फल फ्रूट्स। खरीफ में चावल और ज्वार और मक्का देखने को मिल जाता है, ठीक है। जड़ोल वाले क्षेत्र में लगभग 43% गेहूँ और चावल उगाया जाता है, ठीक है। लेटराइट यहाँ बगानी फसलें होती हैं, ठीक है, बगानी फसलें होती हैं। लाल पीली यानी आयरन ऑक्साइड होती है यहाँ पे मतलब लोहे देखने को मिलते हैं मिट्टी में। लेटराइट में बगानी फसलें होती हैं। काली मिट्टी में कपास और लावा निर्मित होते हैं, ठीक है, काली मिट्टी वाला जो क्षेत्र है इसमें। जैव विविधता को देख लेते हैं, राष्ट्रीय उद्यान वगैरह, ठीक है। हेमिस नेशनल पार्क, इसमें सबसे बड़ा स्नो लेपर्ड देखने को मिलता है, ठीक है। हेमिस नेशनल पार्क में जिम कार्बोनेट ये पहला पार्क है जो कि यहीं से ही प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ था, ठीक है, जिम कार्बोनेट पार्क। फिर काजीरंगा असम वाला क्षेत्र, ठीक है, एक सिंग वाला गैंडा यहाँ देखने को मिलता है। कीबू लामजाओ जो पार्क है ये तैरता हुआ यानी कि फ्लोटिंग पार्क है, ठीक है। साउथ बटन ये सबसे छोटा पार्क देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट कहा जाता है, ठीक है, जो मध्य प्रदेश है वो टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं। अगर बात कर ले रामसर साइट की तो वर्तमान में 2008 तारीख क्या है
एक्चुअली में आज तारीख है आपका 29 जनवरी, ठीक है, 29 जनवरी है। तो अभी तक 2026 29 जनवरी 2026 तक भारत में 96 रामसल स्थल साइट अभी देखें। यहाँ पे दिसंबर 2025 लिखा हुआ है, लेकिन ये आप मैं लिख देता हूँ 29, एक सेकंड पेन चेंज करते हैं, 29 जनवरी 2026 तक, ठीक है, ये क्लियर है। ये आपको PDF टेलीग्राम से मिल जाएगी, उसमें आपको ये अपडेट मिलेगा, ठीक है। तो हाँ, 96 रामसल साइट है 29 जनवरी 2026 तक, ठीक है। एशिया में सर्वाधिक देखने को मिलता है। सुंदरवन सबसे बड़ा स्थल है जो कि वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है। सुंदरवन जो है वो सबसे बड़ा रामसल स्थल है जो मिलता है वेस्ट बंगाल में। रेणुका, ठीक है, हिमाचल में है। सबसे छोटा स्थल ये है। चिल्का और केवला देव जो है ये प्रथम रामसल स्थल है जो कि 1981 में ऐड किए गए थे, ठीक है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अनुसार लोकटक झील और केवला देव मानवीय हस्तक्षेप के कारण खतरे में आ गए हैं, ठीक है। एक समझौता है इसके अनुसार, जो ये लोकटक झील और केवला देव नेशनल पार्क है, ये मानव हस्तक्षेप के कारण खतरे में इस समय है। खनिज और संपदा और उद्योगों की बात कर लें, ठीक है, तो आयरन उड़ीसा और झारखंड में देखने को मिल जाता है। कोल ये दामोदर वैली में देखने को मिलता है। माइका ये कोडरमा जो कि झारखंड में है, ठीक है। भिलाई में आपका रूसा देखने को मिलता है। राउरकेला में जो जर्मनी में है, राउरकेला जर्मनी देखने को मिलता है। दुर्गापुर और बोकारो, ठीक है, ये सब आपको झारखंड में देखने को मिलता है। यहाँ पे काट लेंगे जरा में एक सेकेंड, ये एक्चुअली में झारखंड में है सब, ठीक है। ये कहाँ पे है, JH यानी झारखंड में है, ठीक है। ये तरह काट लेंगे, ये आपको PDF वहीं ऐसे मिल जाएगी, ठीक है। मिस्टेक हो गया आई टाइपिंग में, एनीवे, ठीक है। तो ये सब आपका झारखंड में, राउरकेला मध्य प्रदेश में है। एक सेकेंड, राउरकेला MP में है, ठीक है। चलिए मैं इसको सही से करके आज PDF को मिलेगी तो उसमें दे देंगे, ठीक है। मुंबई में कॉटन पॉलिश सूती वस्त्र का उद्योग देखने को मिलता है, ठीक है। अहमदाबाद में बोस्टन और ईस्टर्न कोस्ट देखने को मिलता है। छोटा नागपुर में भारत का ये रूट के नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और भारत का रूट किसे कहते हैं, छोटा नागपुर को कहते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से देख लें 2011 में, तो कुल जनसंख्या जो कि ये वही डाटा है 2011 वाला, अभी होने वाला है तो नया डाटा आएगा, लेकिन अभी तो यही चल रहा है, इसको देखेंगे। 121 करोड़ के आसपास कुल जनसंख्या है और 382 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर के घनत्व में देखने को मिलता है। सर्वाधिक बिहार में 1106 व्यक्ति घनत्व थे और न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश में जहाँ की 17 ही देखने को मिलता है। साक्षरता की बात करें तो 74.4% साक्षरता दर है, ठीक है। केरल शीर्ष पर है और बिहार सबसे कम पे है। लिंग अनुपात 943 है, ठीक है। लिंग अनुपात जो कि मतलब 1000 पुरुषों में और 943 महिलाएं हैं, ठीक है। इस तरह से केरल में सर्वोच्चतम है और हरियाणा में सबसे न्यूनतम देखने को मिलता है। 1921 में महाविभाजक वर्ष के रूप में जानते हैं, यानी ग्रेट डिवाइड, जो कि जनसंख्या में काफ़ी कमी दर्ज की गई थी। एक बार भारत को देख लेते हैं, तो भारत को हाईएस्ट मतलब तुलना कर लेते हैं एक बार। हाईएस्ट जो कि K2 जो कि कंचनजंगा में है। लोवेस्ट की बात करते हैं कुट्टूनाथ जो कि केरल में है, ठीक है। अगर वेट मतलब बरसात की बात करें सबसे ज़्यादा कहाँ होती है तो माशीराम में है। को अगर सबसे ज़्यादा ठंडा की बात करें तो द्रास जो कि लद्दाख में है, ये सबसे ज़्यादा ठंडा है, ठीक है। ये भारत में है। भारत का भूगोल केवल एक चट्टानों और नदियों का अध्ययन नहीं है, बल्कि यह अनेकता में एकता यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी के आधार देखने को यहाँ मिल जाता है। आपने देखा ही है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और PDF के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। बताइएगा कोई वीडियो कैसी लगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।